बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मल्टी फेसेटेड फेनोमेना इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, एक्टिविस्ट, इंस्टीट्यूशन बिल्डर, पॉलिटिशियन, ऑल इन वन। आजकल बाबा साहब के नाम की बहुत धूम है, लेकिन एक इतिहास के छात्र होने के नाते जब किसी स्टेट्समैन को आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प बात है। इतिहास के छात्र होने के नाते जैसे मैं अंबेडकर को, बाबा साहब को पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ फंडामेंटल्स उनके नज़र आते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल्स उनके फिलॉसफी के हैं, और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली दलित उत्थान के संबंध में बाबा साहब के जीवन का केंद्र बिंदु, एकेडमिक जगत को छोड़ दें, उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूबी पे क्या लिखा, स्कॉलरली वर्क क्या किया, पूरे उनके सार्वजनिक जीवन, पॉलिटिकल जीवन, उनके मूवमेंट के केंद्र में अस्पृश्य समाज है। तो जैसे आप कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे तो आपको क्लास स्ट्रगल याद आ जाएगा, फिर आपको कम्युनिज्म याद आ जाएगा, सोशलिज्म याद आ जाएगा। उसी तरह से गांधी को जब आप पढ़ेंगे तो हिंद स्वराज याद आ जाएगा। उसी तरह जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तो कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको याद किया जाना चाहिए। ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर दलित डिस्कोर्स में जब बाबा साहब का नाम लेते हैं तब से सिर्फ उनको शासन, है ना, शासन याद आता है। क्या बाबा साहब का फिलॉसफी यही था कि राज सत्ता काबिज करना, यही फिलॉसफी था? बाबा साहब ने ऐसा मतलब अनरियलिस्टिक क्लेम कभी नहीं किया। मैंने जो पढ़ा है, और चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ फंडामेंटल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि एक अम्बेडकरवादी को या अम्बेडकरिज्म के स्टूडेंट को क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए और क्या दलित समाज राजनीति उस दिशा में कोई काम कर रहा है। पहला जो सबसे मैं समझ रहा हूँ, पहला आधिकारिक दस्तावेज था साउथ बोरो कमेटी। उसमें जो अस्पृश्य समाज के बारे में बात कर रहे हैं वो है अल्पसंख्यक का मुद्दा, अस्पृश्य अल्पसंख्यक है। दूसरा 1935-36 जातियों का विनाश, जातियों का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं का निर्माण। चौथा, क्या आरएसएस, हिंदू महासभा एक तरफ, जनसंघ एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ, अगर चुनना होता तो बाबा साहब क्या करते? क्या आरएसएस के साथ जाते या कांग्रेस के साथ जाते? पांचवा, नेक्स्ट, उत्तराधिकार। बाबा साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में क्या किसी को उत्तराधिकारी बनाया? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या बाबा साहब आरक्षण देने वाला बने थे कि ब्राह्मणों को आरक्षण देंगे, या आरक्षण लेने वाला बने थे, है ना, याचक एक तरह से, कि हमारे समाज के लिए रक्षोपाय कीजिए, है ना, वी नीड प्रोटेक्शन। और अंतिम में सबसे एक मेरी नज़र में वही बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी आदमी के नैतिकता को, उनके चरित्र को पहचानना हो तो उसमें कहते हैं ना, शील, ज्ञान, ईमानदारी उसमें होना चाहिए। बाबा साहब चंदा लेते थे तो क्या करते थे? जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार थे, चंदा 3 फंड में लेते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक अखबार चलाने के लिए, और तीसरा इमारत फंड, पाई पाई का हिसाब दे देते। ये बैकग्राउंड है। इसके बाद सीधे चंद्रभान जी के पास चलते हैं। क्या मेरी जो रीडिंग है ये सही है, गलत है, इसमें और ऐड करने की ज़रूरत है, डिलीट करने की ज़रूरत है? क्या दलित समाज को इन मुद्दों पर बाबा साहब को पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू डॉक्टर रतनलाल साहेब सर, थैंक यू सो मच फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड। हाँ, पिकिंग अप सच ए ग्रैंड टॉपिक फॉर दिस एपिसोड जी। मेरी नज़र में बाबा साहब के जो फॉलोअर्स थे वो बाबा साहब से विचार, दर्शन में, चिंतन में कहीं आगे निकल गए थे। अच्छा, कैसे? बाबा साहब छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते रहे पूरे जीवन भर। फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरियां, विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण और दलितों की डिग्निटी का सवाल। इनके फॉलोअर्स जो हैं दलित मुक्ति से ऊपर उठ करके, और ऊपर उठते उठते दलित मुक्ति पीछे छूट गई, ओबीसी को जोड़ लिया। ओबीसी की मुक्ति में दलित समाज का जो नेतृत्व है लग गया,
आपको याद होगा, शायद आप उसमें स्कूल में रहे होंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया ही हम देखे थे उस समय। एक स्लोगन चलता था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वरना कुर्सी खाली करो। ये बाबा साहब से बड़ा विचार नहीं है? बाबा साहब दलितों को नौकरी दिलाने में लगे रहे। उन्होंने 42 में लिखा था ना कि नौकरी हमारे युवाओं के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं सच बताऊं, मेरे घर में अगर मेरे बड़े भाई दरोगा नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा पाया जाता। मेरे घर में 1952 में 1952 में एक कजिन ब्रदर पोस्टल क्लर्क हो गए, तो उनकी पूरी पीढ़ी आगे निकल गई। तो जहाँ मेरे घर में पिताजी एक क्लर्क हुए, उसका देखिए सब भाई सब प्रोफेसर है, तो DSP। अच्छा, मेरे रिश्तेदारों में जो लोग सरकारी नौकरी में आए, हाँ, मेरी सबसे छोटी भतीजी है, उसके ससुर जो है RBI में कॉइन गिनने वाली नौकरी पाए थे। अच्छा। आज उनका बेटा अमेरिका में है, हमारी भतीजी भी अमेरिका में है, उसके 2 बेटे वो भी अमेरिका में हैं। तो हम 2 बेटी अभी कनाडा में, अब हाँ दूसरी जा रही है, और हमारा बड़ी बेटी जो बड़ी भतीजी है जी, उसका बेटा इंग्लैंड में रहता है और लंदन में, और उसके बेटे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है। आपने दिखाया था मुझे। तो उसके फादर पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर थे, 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। तो जहाँ तक मेरे घर और मेरे रिश्तेदारों की जो कहानी है तरक्की की, वह है फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी, सरकारी नौकरी। बाबा साहब यहीं तक सीमित रह गए थे। उनके फॉलोअर्स जो है, क्या बाबा साहब के पास सवर्णों को रगड़ने का कोई प्रोग्राम था क्या? सवर्णों को प्रशासन करने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्या? नहीं साहब, नहीं था। तो बाबा साहब छोटे छोटे काम करते रहे, और उनके बाद के लोग इतने बड़े बड़े काम करने में लग गए कि जो छोटे छोटे काम हो रहे थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं। नहीं, पहला जो पॉइंट मैंने उठाया कि उनके पूरे अंडरस्टैंडिंग में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने, आप जो कह रहे हैं वो मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, माइनॉरिटी है। हाँ, उन्होंने कहा भारतीय समाज में एक रेखा जाती है, हिंदू एंड अनटचेबल हिंदू, अछूत और सछूत, सपृश्य और अस्पृश्य। हाँ, उन्होंने मुसलमान को भी, क्रिश्चियन को भी उधर ही रखा, उस खाने में। एकदम अस्पृश्य। और हमारी नैतिकता ये है कि जितना जाति ऐतिहासिक तौर पर और आज भी अस्पृश्य समाज के साथ हुई है, हम उनके हित की बात करेंगे। आपको शायद बाबा साहब ने तो ब्लैक से भी कंपेयर किया है और स्लेव से भी किया है, और उन्होंने कहा है कि जितनी जाति, वारसी वाले भाषण में, कि यहाँ अस्पृश्यों के साथ हुई है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुई। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग साहब जो हम ब्लैक लोगों के बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो भी ब्लैक लोगों को के ह्यूमन राइट्स और समाज में बाकी राइट्स, नौकरी आदि, वहीं तक सीमित रहे। और उनका राष्ट्रपति 2 बार हो गए ओबामा साहब, फिर भी ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स और ब्लैक लोग छोटी छोटी चीजों पर ही अभी भी सीमित हैं। दलितों ने कमाल कर दिया, सीधे राज शासन पे, मतलब हाँ। हम बहुसंख्यक नहीं, पहला है कि बाबा साहब कह रहे हैं अल्पसंख्यक हैं, उसको इन्होंने बहुसंख्यक में कन्वर्ट कर दिया। दलित लोगों ने इसको कहा कि हम मेजोरिटी में हैं। 85 बोल 85, हाँ 90, हाँ 85। आपके जो एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने चैनल का नाम ही रख रखा है बोल 85। हाँ, अरे बोल 85 कहाँ 85? तो अंबेडकर बात का सबसे बड़ा खंडन और विरोध अंबेडकरवादियों ने, जो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बना दिया, जो कि सच नहीं है, जो झूठ है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट था कि जातियों का विनाश,
ये तो मिशन स्टेटमेंट है। देखिए वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं, वो अगर आप गुरु रविदास जी को भी देखें हम्म तो कुल मिला के उन्होंने जातियों का विनाश ही कहा है ना। ब्रह्म भी झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म वेद भी झूठा, ब्रह्म भी झूठा, झूठा है झूठा ब्राह्मण। तो पूरी जाति व्यवस्था का वह रिजेक्शन है ना। बाबा साहब अम्बेडकर उसको इंटेलेक्चुअली और शार्प ढंग से कहते हैं। तो जाति व्यवस्था का जो मिशन स्टेटमेंट है कि जाति व्यवस्था का नाश हो, जाति रहनी ही नहीं चाहिए, यह बाबा साहब का था। बाबा साहब के बाद में इसका थोड़ा उनके फॉलोअर्स ने एडवांसमेंट कर दिया। एक बाबा साहब यहीं तक सीमित रहे, उनके फॉलोअर्स ने एक कदम आगे चले गए और उन्होंने कहा नहीं, हम किसी से कम थोड़ा हैं, हम अपनी जाति को संगठित करेंगे, 85% को संगठित करेंगे, फिर दिखाएंगे उनको रगड़ करके, जातियों का विनाश नहीं करेंगे, मजबूत करेंगे। ये भी अम्बेडकर बात का, बाबा साहब का निषेध है और उनके मिशन स्टेटमेंट का निषेध है। सही। आप जाके अमेरिका में बोल दीजिए कि रेसिज्म हमको नहीं खत्म करना है, हमें तो जो है रेस का इस्तेमाल करके अपने लोगों को इकट्ठा करना है, जाके बोलिए तो आपका कैसे दौड़ाते हैं लोग, ब्लैक लोग, देखिए। तो ये भी आपका बाबा साहब की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। फिर तीसरा क्या है? अगला था कि बाबा साहब जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे ना, इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, है ना। अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा ले लो, बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना, फिर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ले लो, बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया भी बनाया, कॉलेज भी बनाए, है ना, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, अखबार निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोले। जो दलित लोग उनके बाद के जो अपने को अम्बेडकरवादी का करते हैं, ये तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाए। यूँ कह रहे सरकार आएगी तब स्कूल, कई लोग तो कहते हैं स्कूल बनाना हमारा काम नहीं। किसका काम है? बोले सरकार का, बोले सरकार खत्म कर देगी तो। अच्छा, तो जो दिल्ली में 92 कॉलेजेस हैं, सरकार ने कितने बनाए हैं? 2-4 ने सरकार के, बाकी तो लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बनाया है। अब तो खैर सब फंडिंग सरकार की होती है, जो भी है, पर बनाया था ना, लोगों ने बनाया ना। तो डॉक्टर साहब एक बात मैं बताऊं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं घूमा बहुत हूँ और सुनता बहुत हूँ। जो समाज संस्थाएं नहीं बना सकता है वो समाज सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट कम्युनिटी कैन नॉट लास्ट लॉन्ग एज ए डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिटी। तो बाबा साहब अपने समर्थकों को एक तरह से कह रहे थे कि देखो मेरी दीवारें, देखो मेरे छत, देखो मेरे कॉलेज, तुम भी बनाना आगे चल करके। तो ये झंझट वाला काम है, ये मिस्त्रीगिरी वाला काम है, इनके फॉलोअर्स को लगता है। इससे एक और चीज जुड़ा हुआ है, वो है चंदे का सवाल। कि बाबा साहब 3 फंड में चंदा लेते थे। एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पॉलिटिक्स के लिए, दूसरा इमारत फंड, और तीसरा अखबार के लिए। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि पाई का हिसाब वो देते थे। जब वो डेथ हुआ तो कर्जदार थे। क्या बाबा साहब के नाम पे जो राजनीति चल रही है, वो बाबा साहब का ये गुण उनके पास है या किस दिशा में जा रहा है? मैं जितना भी पढ़ा हूँ, अभी एक किताब लिख रहा हूँ, बाबा साहब के जितने संगठन बने उसमें पैसे को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। अभी तो हम देखते हैं कि जो लोग दलित कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं, मेरे विचार का, वो जो है पैसों के झगड़े पर ही स्प्लिट हो जाते हैं, कई संगठन टूट गए। हाँ, आपने एक चीज और वो शायद उसमें जुड़ा होगा, जो लिन लिथ गो को उन्होंने जो दिया था, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा एक ही शेड्यूल कास्ट का सिविल सर्वेंट है 1076 में से। उसी में उन्होंने ये भी लिखा है कि आपने उस दिन कहा था CPWD में इतने ठेकेदार है कि उसमें शेड्यूल कास्ट सिर्फ एक है। यानी 1942 में भी बाबा साहब दलितों के बिजनेस के प्रति
चिंतित थे। बाबा साहब के बारे में मुझे कोई नाम बता दीजिए जो दलितों के बीच बिजनेस फैलाना चाहता हो, और अगर कोई इस तरह से नहीं है तो किस नैतिक आधार से इस तरह के लोग अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं। शिक्षा का प्रचार भी नहीं कर रहे, ना बिजनेस, ना शिक्षा, ना कुछ नहीं। हाँ, बाबा साहब की एक कमजोरी और है, वो कखा गगा सिखा रहे थे लोगों को। हमारे जो नेता हैं वो सीधे PhD वगैरह पर, आर्यन पे PhD करा रहे हैं, आर्यन। हाँ, तो ये जो है, जो एक रप्चर हो गया है, जिसको गाली देना हो गाली दे ले, मर्सिडीज अपनी ले जाए। बाबा साहब जो कुछ आज खत्म हो रहा है, अभी 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, हमने सुना है, अफवाह है या सच्चाई, अब जांच करनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर में अपॉइंटमेंट न के बराबर रह गए, बेचा भी जा रहा है ना, बेचा भी जा रहा है। और जो है ये सरकारी नौकरियों में एडहॉक पर लोग लिए जा रहे हैं, गेस्ट। तो हम आउटसोर्सिंग, दलित मिडिल क्लास खत्म हो रहा है ना, मिडिल क्लास के नीचे वाला जो ये चपरासी और मास्टर था, ये भी खत्म हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये बताइए कि बाबा साहब के बाद जो जितने भी दलित लीडर हैं इंडिया के जिस भी कोने में हैं, किसी के एजेंडे में ये सब सारी चीजें हैं जो बाबा साहब के एजेंडे में थी। नहीं, हम तो यही कोशिश किए कि कुछ निकाले जरा। पर देखिए, एक लिबरल होने के नाते, एक डेमोक्रेट होने के नाते, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग बाबा साहब को अक्षरशः फॉलो करें। तो समय बाबा साहब ने ही अप्पा दीपो भवा इस्तेमाल किया है ना। हाँ, पर बाबा साहब के विचारों को रिजेक्ट भी करें और अपने को अम्बेडकरवादी भी कहें, दोनों चीजें नहीं हो सकता है। और दलित मिडिल क्लास जो सुन रहे हैं आपका जो चैनल, उन्हें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि जो बाबा साहब से असहमत हैं, उन्हें क्लियरली कहना चाहिए कि हम बाबा साहब से असहमत हैं। अब बाबा साहब से असहमत हैं, उनके विचारों का खंडन भी कर रहे हैं, अब बाबा साहब का नाम भी ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें 14 अप्रैल भी मनाना है। नहीं, खंडन हो सकता है, समीक्षा हो सकती है, लेकिन विपरीत उलट काम करना उनके नाम लेकर, हाँ, तो यही करें, उलट काम कर उनसे। देखिए, एकेडमिक समीक्षा तो होती है ना, ये एकेडमिक थोड़ा है। डिसएग्रीमेंट अम्बेडकर को हम इन चीजों पर नहीं मानते हैं जो उनका बेसिक है। सोशलिज्म नहीं मानते, कम्युनिज्म नहीं मानते, क्लास स्ट्रगल नहीं मानते, डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म नहीं मानते, तो मार्क्सवादी हैं क्या आप? ना। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, अगर हिंदू राष्ट्र में द्विज का शासन हो, तो क्या आप RSS हो सकते हैं? तो फिर अम्बेडकर का जो फिलॉसफी है, जिससे मेरे परिवार और आपके परिवार का एडवांसमेंट हुआ है, बाकी का मुझे नहीं मालूम, बाकी लोग अपने आप किए होंगे, हो सकता है। तो मेरा परिवार और शायद आपका भी परिवार ऐसे लोगों को अम्बेडकरवादी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। चलिए, एक आध मुद्दा और है। अभी एक फैशन है दलितों में कहने का कि सांपनाथ नागनाथ, कांग्रेस बीजेपी एक है, दोनों एक है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। और मैंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो पढ़ा है। अगर बाबा साहब अभी होते तो RSS और हिंदू महासभा का और जनसंघ के बारे में जो उनका विचार है, आप जानते ही हैं। तो अभी क्या करते बाबा साहब? हमारे लोग तो सीधा खुल्ला RSS में जा रहे हैं, बीजेपी क्या नहीं करते, वो तो पता है। उन्होंने कहा है कि RSS से दूर आना। यहाँ तो लोग RSS के साथ मिलकर सरकार चलाए हैं। गुजरात में जाके बीजेपी का प्रचार किए हैं, नरेंद्र मोदी साहब का। तो और ये लोग अगर कांग्रेस की थोड़ी प्रशंसा कर दिए तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो फिर कैसे अम्बेडकरवादी हुए? खुलकर कहे ना, हम अम्बेडकर को नहीं मानते, हमें RSS पसंद है एकदम। हम RSS के साथ सरकार बनाए। फिर हम 2012 में घूम रहे थे यूपी में, तो हमारे जो सहयोगी थे नीरज, उन्होंने कहा कि भैया एक चीज़ हमें सुनने में को मिल रही है। हमने कहा क्या? कि जो BSP के कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, वो अपने लोगों से कह रहे हैं
कि वोट रोक के रखना दोपहर तक। जब यदि लगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में टक्कर है, तो आप अपना वोट कहीं और शिफ्ट कर देना ताकि समाजवादी पार्टी वाला कैंडिडेट न जीत पाए या बीएसपी तब जीत जाए। क्योंकि अगर बीजेपी को 150 सीट की कमी हो गई, तब किसी को तो नहीं मालूम था योगी आएंगे या मेजोरिटी मिल जाएगी, तो फिर बीजेपी को मजबूर होकर के हमारे साथ आना पड़ेगा, सीएम बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुस गया है ना, जो पॉलिटिक्स वाले हैं कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए। बाबा साहब छोटे छोटे कामों में लगे रहे, नौकरी वोकरी और वजीफा वगैरह। ये तो दलितों का एक बहुत एडवांस लीडरशिप है, पर इन्हें कहना चाहिए कि बाबा साहब का काम बेकार का था, हम जो कर रहे हैं सही है, कहना चाहिए ना। चलिए, चंदा वाला तो बात कर लिए, कोई चंदा का हिसाब सब नहीं देता, बहुत ज्यादा चंदे को हिसाब देते लोग। चलिए, एक आखिरी सवाल और राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब लोग नारा लगाते हैं कि आरक्षण वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे। बाबा साहब तो कभी नहीं ऐसा कहा। अरे पूरा मोहल्ला खाली है ऊपरी वाला। हमसे कई लोग हमारे ऊपर लिखते हैं, क्या कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया? यानी दिमाग इतना ही है कि प्रधानमंत्री बनाया। तो प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, चाहे गवर्निंग कम्युनिटी बनना है, हाँ, कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े, कोई भी जो सेक्रीफाइस करना पड़े, पीएम ही बनना है। बाबू जगजीवन राम पीएम नहीं बने और नहीं कांग्रेस से बनाया, ये उनको बना देना चाहिए था। नहीं, वो 80 में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 80 में जब इंदिरा गांधी उनको मैसेज भेजी थी, संजय गांधी गए थे कि आप कांग्रेस में वापस आ जाइए, आपको पीएम बनाएंगे। हो सकता है, पर वो, और ये राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी किताब में लिखा है। पर अगर बाबूजी पोस्ट ऑफिस में लाखों लाख दलितों को नहीं भरते, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, उस समय 2 डिपार्टमेंट था, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ। हाँ, तार बाबू बोलते थे। हाँ, अगर ये छोटे छोटे काम नहीं करते तो बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग पैदा नहीं होते। सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ नहीं पाते। अगर छोटे छोटे लोगों को बाबूजी और बाबा साहब को वैसे नौकरियां नहीं मिली होती, तो बड़ी बड़ी बातें करना, ये लोग ट्रेन में जर्नी नहीं कर पाते, भूखों मर जाते, पानी नहीं पीने को मिलता इनको। ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, सुनने वाले नहीं मिलते। ये अच्छा लाइन है, अगर छोटे छोटे काम नहीं किए रहते तो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग पैदा ही नहीं होते। हाँ, है ना, सीएम पीएम है ना। यस। चलिए, अंतिम में चलते चलते राजनीति को बहुत गंभीर वो मानते थे। बिल्कुल। हाँ, तो अपने राजनीति में कभी उत्तराधिकार या कॉन्सेप्ट वो? अरे, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ ना। राजनीति का मतलब यह भी है कि जो है ये अडानी का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए और अडानी को वजीफा दे देना चाहिए। जैसे इंदिरा जी ने किया था ना, राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म करके वजीफा दे दिया, जमींदारों को भी वजीफा दिया था, वो बॉन्ड दिए थे। तो बॉन्ड बाबा साहब के स्टेट एंड माइनॉरिटी में है मेंशन भी। हाँ, अच्छा, तो अडानी का हो जाना चाहिए राष्ट्रीयकरण, यह भी पॉलिटिक्स है। हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वह भी पॉलिटिक्स थी। नहीं, यहाँ खाली सीएम पीएम पे। यहाँ एचपीसीएल का राष्ट्रीयकरण हुआ, वह भी एक पॉलिटिक्स थी। तो पॉलिटिक्स क्या है, वही समझते हैं जो लोग कभी पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में नहीं गए, वो समझते हैं, और हम नहीं समझते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के जेएनयू में पढ़े हैं सब। तो ये जो है बाबा, ये एक बात पर चलिए, संतोष के लिए बाबा साहब के फॉलोअर बाबा साहब से कई 100 साल आगे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर 1000 साल से शासन कर रहे हैं, अफगानिस्तान तक शासन, हाँ, उनको रगड़ने का शासन नहीं दिया, सिद्धांत नहीं दिया, वो छोटी मोटी चीजों में लगे रहे। उत्तराधिकार पे तो नहीं बोले कुछ। आजकल सब नेता अपना बेटा को टिकट दिलवा रहा है।
जितने दलित अंबेडकर के नाम पे जितना करने वाले सब उत्तराधिकार घोषित कर रहे हैं, बेटा नाते। बाबा साहब तो ऐसा नहीं किए, तो क्या ये अंबेडकरवाद है? ऐसा है कि जो व्यक्तित्व बनता है वो एक पैकेज है। तो जो इस हद तक गिर जाएगा कि अंबेडकर को रिजेक्ट करे, तो किसी भी हद तक गिर जाएगा और अपने बाप, अपने बेटे को, अपने पोते को उसी की सेवा में लगा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शानदार बातचीत, और पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, हमारे यहाँ रील उल बनते नहीं हैं, तो जो हम लोग कहते हैं बहुत लंबा वीडियो होता है, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा तो बात समझ में आ सकती है कि क्या है अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर को क्यों पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। बगैर अम्बेडकर को पढ़े हुए आजकल दलित राजनीति हो रही है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जी।